Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, Good. sir. So, शीट कर ली परसेंटेज की? हाँ सर. हाँ सर. कोई डाउट? एनी डाउट? हाँ सर, वन क्वेश्चन कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 1 to 11. एनी डाउट? 1 to 11. नो डाउट? हाँ सर. No, sir. 12 to 14. 12 to 14. कोई डाउट? नो डाउट? नहीं सर. सर वो 13 का ऑप्शन है ना सर, वो हाँ 381/8% ऐसा है क्या? वो मेरा 225 है, वो ये था तो. क्वेश्चन नंबर 13. हाँ, ऑप्शन. नहीं, ये ऑप्शन बेसिकली मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है. ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखे हैं, जैसे ये 23 1/3% ऐसे करके हैं ये. ठीक है, ओके ओके 28 1/8% ऐसे हैं ये. ठीक है. ओके सर. आंसर क्या है इसका? बी है आई थिंक. हाँ सर, बी सर. ठीक है. एडवांस लेवल. एडवांस सेकंड वन क्वेश्चन था. सेकंड वन. हाँ सर. बाकी बाकी सब हो गया. हाँ सर. आसमा. मेरा भी सर सेकंड वन ही है. सेकंड वन ही है. हाँ. पी. एक मिनट. पी इक्वल टू 40% ऑफ पी इक्वल टू 40% ऑफ ए प्लस 65% ऑफ बी. 65% ऑफ बी यानी कि 0.4 ए प्लस 0.65 बी. ठीक है, दिस इज योर पी. एंड क्यू इक्वल टू 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी. 50% ऑफ ए प्लस 50% ऑफ बी. A is greater than B. In this context, which of the following statements is correct? P is greater than Q, Q is greater than P is equal to Q, and none of the above can be concluded with certainty. देखो, इसके बाद इसमें आपको A और B की कुछ वैल्यूज़ रख के चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, क्लियर है बात? हाँ सर. या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि P माइनस Q कर लो. ठीक है, P-Q जैसे अगर आप करते हो लेट से, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, दैट इज़ -0.1 ए, है ना. और ये हो जाएगा +0.65
0.15b। ठीक है, अब लेट से अगर मैं p माइनस क्यू इक्वल टू 0 करता हूँ, यानी कि इसको मैं उठा के अगर 0 बनाता हूँ, तो 0.1a इज इक्वल टू 0.15b, और आई कैन से a इज इक्वल टू मतलब a बाई 10, 1/10 इज इक्वल टू 15/100, यानी कि a इज इक्वल टू 1.5b। ठीक है, यही आएगा, हाँ कि ना, यस और नो। हाँ सर। जब मैं इसको इक्वेट करूँगा इक्वल टू 0 के, हाँ तो सर। a इक्वल टू 1.5b, यानी कि इसका मतलब मुझे ये तो पता लग रहा है कि यहाँ से a की वैल्यू b से बड़ी है। हाँ सर। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर b से बड़ी है, और अगर मैं इसको p माइनस क्यू इज़ ग्रेटर देन 0 बनाता हूँ, तो इससे ये आ जाएगा कि a इज़ ग्रेटर देन 1.5b। ठीक है, हाँ सर। अगर मैं p माइनस क्यू को लेस देन 0 बनाता हूँ, तो आ जाएगा a इज़ लेस देन 1.5b। ठीक है, हाँ हाँ सर। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि a 1.5b का मतलब है कि कोई a की ऐसी वैल्यू होगी a और b की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, और जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, अगर ऐसा होता है तो फिर p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, है ना। हाँ कोई इक्वेशन हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, हाँ, हो सकती है सर। हो सकती है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो p माइनस क्यू इज ग्रेटर देन 0, यानी कि p इज ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा। हाँ। कोई इक्वेशन इसको भी सेटिस्फाई कर सकती है, कर सकती है ना। कर सकती है। तो अगर इसको सेटिस्फाई करेगी तो p माइनस क्यू लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि p विल बी लेस देन q। ठीक है, हाँ हाँ। तो यानी कि आप अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ a एंड b, बस ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि a और b की आप कुछ भी वैल्यूज रखें, तो p इज़ ग्रेटर देन q भी हो सकता है, q इज़ ग्रेटर देन p भी हो सकता है, p इज़ इक्वल टू q भी हो सकता है ना। तो आप कुछ इसके बारे में सर्टेनिटी से बता नहीं सकते हैं कि विच ऑफ द इज करेक्ट। ठीक है, हाँ सर, जैसे हम वैल्यूज चेंज करेंगे ए बी के, वैसे ही चेंज होती जाएंगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ए और बी की हाँ वैल्यूज सर। अगर आप इक्वल करके, मतलब इस रिलेशन को अगर आप सेटिस्फाई करके चलते हो, है ना, इस वैल्यू को अगर आप सेटिस्फाई करोगे, लेट से आप ए की वैल्यू को, बी की वैल्यू को आप 1 रखो, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, नहीं 1.5 हो जाएगी, मतलब आप यहाँ पर 2 रखो, बी की वैल्यू को आप 2 रखो तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, हाँ हाँ है ना। सर। तो बी की, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, अगर ये उसी रेशियो में चल रहे हैं, अगर ए बाय बी का रेशियो 1.5 पे है, तो आप हमेशा जब भी वैल्यूज लेके जाओगे आपको हमेशा पी इज इक्वल टू क्यू मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप ए बाई बी की वैल्यू, अगर ए बाई बी का जो रेशियो है उनकी वैल्यूज को इस तरीके से लो कि वो रेशियो 1.5 से बड़ा हो जाए, तो हमेशा आपको मिलेगा कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है। समझ रहे बात। और ए बाई बी की वैल्यू को अगर आप 1.5 से छोटा रखते हो, तो उस केस में क्या होगा, पी जो है वो हमेशा क्यू से छोटा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वो डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, नहीं समझ में आया, हाँ सर। समझ में आया, नहीं सर। नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया इसमें अब, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। ओ वैसे p माइनस क्यू इक्वल टू 0 क्यों कंसिडर कर सकते हैं सर क्यों हम? कंसिडर, अरे कर नहीं सकते हैं यार, P इज इक्वल टू क्यू का मतलब क्या है, हम चेक कर रहे हैं ना कि कौन सा इसमें से सही होगा। अरे P इज इक्वल टू क्यू का मतलब यही तो है, P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, अगर दोनों P और Q बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो 0 आएगा नहीं आएगा। हम्म, अरे ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है वो हम चेक कर रहे हैं यार, हमने तीनों चेक करे हैं, ए बी और सी। P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है कि P इज इक्वल टू क्यू। मैं चेक कर रहा हूँ कि किस कंडीशन में ये होगा, तो मुझे पता लगा कि P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 या फिर P इज इक्वल टू क्यू इस कंडीशन में होगा।
जब भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगी तो हमेशा P इज इक्वल टू क्यू होगा। समझ रहे हो बात? अभी तो बोल रहे ना, वो समझ गया सर मैंने। हाँ, एग्जैक्ट का ऐसा मेरे को आना चाहिए ना। वो वो आना वो चाहिए, वो तो कैसे? प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा ना। समझ रहे हो बात? अब मतलब इसमें बात यही है कि आपको जब ये दो इक्वेशन मिल गई P की और Q की इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो आपको पता लगाना है कि A बड़ा मतलब P बड़ा है या Q बड़ा है। तो कैसे चेक करोगे उसको? या तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप A और B की कुछ रैंडम वैल्यूज उठा के रख के देखते रहो, हम्म, फिर हमेशा चेक करो कि क्या P बड़ा आ रहा है, क्या Q बड़ा आ रहा है, क्या बराबर आ रहा है, करते रहो बैठ के, है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे चेक करके पता लगा लो कि क्या हो सकता है। समझ रहे हो बात? अच्छा। प्रैक्टिस से होगा ये तो यार। ठीक है। ऐसे है ना सर, जैसे कि पी और क्यू की वैल्यू तभी पता चलेगी जब बाकी दोनों की वैल्यू पता चलेगी। उसके हाँ, हिसाब से तो नन ही होगा आंसर, बिकॉज हमें ए और बी का वैल्यू तो पता नहीं है। नहीं वो बात भी ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ये रिलेशन कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे हमेशा ऐसा हो रहा हो, वैसे तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन मान लो कभी ऐसा हो रहा हो कि ये ए और बी की आप वैल्यूज कुछ भी रखो, आपको मान लो हर कंडीशन में, लेट से आपको हर कंडीशन में ये सिचुएशन मिल रही है, मान लो, ठीक है, हाँ ये वाली सर। सिचुएशन मिल रही है, तो इसका हाँ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा, ये तो दिया ही है ना। हाँ। और ए अगर हमेशा बी से बड़ा है और पी माइनस क्यू करने पे हमेशा ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब तो हमेशा पी जो है वो क्यू से बड़ा होगा। हाँ, तो फिर वो डेफिनेट होगा। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसलिए आपको ये तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली ना, तो हमें पता है कि हाँ जो हमारी गिवन कंडीशंस हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसके हिसाब से ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सर इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन नहीं दिया तो सब तीन है ना, ए बी सी, इस समय कौन सा होएगा सर स्टेटमेंट सेटिस्फाई? कुछ नहीं होगा इसमें से, क्वेश्चन छोड़ देंगे फिर। चौथा ऑप्शन के बिना क्वेश्चन कैसे होगा यार, बताओ, नन ऑफ द अबव होगा नहीं तो एक ऑप्शन। मैं जनरली बोल रहा हूँ जनरली सर। वो सवाल आपका वैलिड नहीं है। ओके। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में जो आंसर है अगर वही ऑप्शन नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। है कि नहीं लॉजिकल बात यार? सही है सर, मैं पूछ रहा हूँ, नंबर वैल्यू लिखते हैं ना सर, हम दे रहे नंबर हैं वैल्यू लिख ना। के नहीं होगा, आप करके, मैं कह तो रहा हूँ, मैंने आपको ये रिलेशन दे दिया, अब आप वैल्यू इसके हिसाब से आप वैल्यू रख के देखते रहो। आप इस वाले अकॉर्डिंग ए बाई बी का रेशियो 1/2 मतलब 1.5 यानी कि 3/2 उस रेशियो में रखते रहो। ठीक है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 रख के देखते रहो, हमेशा पी बराबर क्यों आएगा। ओके। और आप इसकी वैल्यू को ए बाई बी को 1.5 से बड़ा रखो, हमेशा हमेशा आपको पी ग्रेटर देन क्यू मिलेगा। वो तो जब वैल्यू डिपेंड ही ए और बी के ऊपर कर रही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी क्या कर सकता है। ठीक है, आंसर उसका, ऑप्शन उसका बनेगा ही वैसा। अगर ए बी और सी दिया है और डी नहीं दिया है तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है वो सही, इसका मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने ऑप्शन ही सही नहीं दिया, उसको तो करेंगे क्या, उसका छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ हो गए। हाँ हाँ। सर। कोई और डाउट? नहीं? नो। ठीक, नहीं। चलिए, कम टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट तो समझते हैं। ठीक है, हाँ सर। लेट से देर इज अ रिटेलर, ठीक है, देन देर इज अ कंज्यूमर, और ये रिटेलर अपने पीछे से ही, लेट से आप
होलसेलर मान लीजिए, ठीक है। ये रिटेलर जो है, रिटेलर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि रिटेलर ही एक ऐसा पर्सन है इस पूरे के पूरे सप्लाई चेन में जो दोनों काम करता है। दोनों काम मतलब कि वो सामान किसी से खरीदता भी है और उसको किसी को बेचता भी है, ठीक है। होलसेलर भी करता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि होलसेलर इज़ द फर्स्ट पर्सन, इससे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर तो होलसेलर सिर्फ चीज़ को बेचेगा आगे ना, कंज्यूमर क्या करेगा, रिटेलर से खरीदेगा, अब वो आगे कहीं बेचेगा नहीं उसको। तो सबसे जो बढ़िया पर्सन है इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वो है रिटेलर, ठीक है। रिटेलर लेट से कोई सामान खरीदता है होलसेलर से कितने रुपीज़ में, लेट से ₹10, ठीक है। 10 रुपये में सामान खरीदता है, उसके बाद उस सामान के ऊपर अपना प्रॉफिट जोड़ता है, लेट से 2 रुपया, 2 रुपया, और उसको आगे बेच देता है, लेट से कितने में, 12 रुपये में, ठीक है। प्रोसेस समझ गए, हाँ सर। ठीक है। सर रिटेलर ने 10 रुपये में सामान खरीदा होलसेलर से, 2 रुपये उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा और उसको आगे 12 रुपये में कंज्यूमर को बेच दिया। तो ये जो 10 रुपये में इसने सामान खरीदा है, ये 10 रुपये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इसको डिनोट करते हैं हम सीपी से। ये 2 रुपया तो प्रॉफिट है ही है, ठीक है। और ये जो प्राइस पे ये बेच रहा है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको डिनोट करते हैं एसपी से, ठीक है। बात हाँ सर। क्लियर है। तो यहाँ से एक बेसिक इक्वेशन बनती है जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, वो क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, ठीक है। या इसको और आप थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं इधर उधर, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी कहती है कि जितने में आप सामान बेच रहे हैं और जितने में आपने सामान खरीदा, अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं और कम में खरीदा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। हाँ सर। एंड प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है बात, यस सर। नोट करिए इसको। हाँ सर। यस सर। कर लिया, हाँ सर। यस सर। ठीक। अब फिर से वही चेन, रिटेलर के आगे कंज्यूमर, रिटेलर से पीछे लेट से होलसेलर, ठीक है। अब रिटेलर जो है वो फिर से सामान यहाँ से खरीदता है कितने में, लेट से 20 रुपये में, अपना मुनाफा जोड़ता है, दैट इज़ प्रॉफिट जोड़ता है, लेट से 10% इस बार, और आगे इसको बेचता है कुछ प्राइस में, दैट इज़ एसपी। ये सीपी हो जाएगा, है ना, खरीदा है, ये प्रॉफिट है 10% और उसके बाद बेचेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर अगर तो सीधे सीधे आपको प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ दिया है तो उसको सीपी में जोड़िए, आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर कभी ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो ये किसका परसेंटेज है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ सीपी। सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब एसपी विल बी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी, यही पीछे लिखा अभी हमने, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये प्रॉफिट है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट परसेंट, तो ये किसका होगा, प्रॉफिट परसेंट ऑफ
CP इंटू इज इक्वल टू SP। समझ गए बात? क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंट जो है, ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है परसेंट के टर्म में, ये परसेंट किसका होगा? CP का। हमेशा ये ध्यान में रखना कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी आपको दिए हों वो किसके टर्म्स में निकाले जाते हैं? CP के। CP के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20 रुपये ये प्लस 10% ऑफ 20 दैट इज 2 रुपीज़ इज इक्वल टू SP। तो SP कितना हो जाएगा? 22 रुपीज़। ठीक है बात? क्लियर है? तो यहाँ से आपके यही दो रिलेशन बने, एक तो ये CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, और CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इज इक्वल टू SP। सिमिलरली आप इसको लॉस के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लॉस के लिए भी आप इसको लिख लें सिमिलर। लॉस के लिए क्या हो जाएगा? लॉस के केस में क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। प्लस की जगह CP माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में आप उसको बेच रहे हैं। यू हैव परचेज एट अ हायर प्राइस एंड यू आर सेलिंग एट अ लोअर प्राइस। तो CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP। और कभी अगर वो लॉस परसेंटेज में दिया हो तो CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP इज इक्वल टू SP। क्लियर है? Yes, sir. कर लिया नोट? हाँ सर। लेट से CP is ₹100, profit is let's say 25%. What will be the SP? What will be SP? 125. 125। 125 है ना, क्योंकि SP is nothing but CP plus profit परसेंट ऑफ CP। अगर डायरेक्ट CP आपको रुपीज़ में दिया है तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो परसेंटेज ऑफ CP निकालना है और फिर ऐड करना है। तो CP इज़ 100 प्लस 25% ऑफ 100। अब 25% ऑफ 100 तो समझते ही हैं आप, 25 होगा प्लस 25, सो SP विल बी इक्वल टू 125। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट नेक्स्ट इफ यू से SP is ₹100, profit is 20%. What is the CP? 80. Hmm? 80. 80? आसमा? सुशांत? SP is ₹100, profit is 20%. What is CP? बोलो भाई। कितना आ रहा है? बताओ। सर 125 नहीं, सॉरी। तुम सब करामाती हो। पहली बात तो ये इसमें लॉजिक ये लगाओ कि प्रॉफिट हो रहा है तो CP SP से कम होगा कि ज़्यादा होगा? CP कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम कम हो गया। कम होगा, तो कितना आएगा? 80. 80 आएगा।
अगर 80 CP है और SP 100 है तो प्रॉफिट परसेंट निकालो कितनी आ रही है। अगर CP तुम कह रहे हो कि 80 है और SP जो कह रहे हो वो 100 है तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, निकालो। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे इससे, कितना आएगा? It's 96 कितना परसेंट, कितना परसेंट आएगा ये? सीपी का 20% तो 96 होता है। CP इज X, वही निकालना है, ठीक है। तो CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP इज इक्वल टू SP, ठीक है। तो CP इज X प्लस 20% ऑफ X इज इक्वल टू 100। तो यानी कि X प्लस 1 पॉइंट मतलब 0.2x इज इक्वल टू 100। तो 1.2x बराबर 100, तो x बराबर 100 अपॉन 6/5 यू कैन से, ठीक है। 6/5 हो जाएगा ना, 1.2 1.2 इज 6/5, उसको नीचे से ऊपर ऐसे, तो यहाँ से ये कटेगा 16.67, तो ये आएगा 83 पॉइंट समथिंग। यस और नो, समझ में आ रही बात? 80 कैसे आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या बोलते हो? बोलो भाई। सर मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, हम्म प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी जो है 20% ऑफ एक्स, तो 1.2x नहीं होगा या फिर 0.2x होगा? सर ऐसे थोड़ी देखते हैं। मैं बस पूछ रही थी, मुझे लगा 1.2x, मैंने 1.2x लिखा वहां पे, तो बस पूछा मैंने, गलत किया पता है। आप हंस रहे हो मतलब गलत हुआ। नहीं नहीं, तुमने पूछा, मैं उस पर नहीं हंस रहा हूँ। समझ रहे हो बात? तुमने पूछा, मैं उस पर नहीं हंस रहा हूँ। तो फिर सर, 20% ऑफ एक्स क्या होगा? हाँ 0.2x है, सही है। तो फिर उसको एक्स पे ऐड कर दिया आपने, डायरेक्ट 1.2x लिख लिया, बात अलग है। बट ये तो ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ हाँ। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना। आप ये अगर आपको पता है कि प्रॉफिट जितना है और सीपी जितना है, तो उसके हिसाब से एसपी ज़्यादा होगा, तो आप उसको डायरेक्टली 1.2x लिख लो, वो एसपी होगा, लेकिन 1.2x, हाँ वो 1.2x जो होगा वो एसपी होगा, ये तभी तो मैंने उसको 100 के बराबर किया है, ठीक है सर। ठीक है। तो आंसर ये 83 पॉइंट समथिंग होगा भाई, 80 नहीं होगा। 80 कैसे आया मुझे बताओ तो यार जरा। सर ना प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ एसपी लिया था, तो एसपी ले इसलिए लिए थे, मैं तुम्हें पीछे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ यार। नहीं सर, वो डाटा उधर ऐसे कर देते ना ना, हाँ तो इसलिए भाई डायरेक्ट। डाटा वो दिया ही इसीलिए गया था, ठीक है। ओके सर, ओके, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा सीपी का निकलता है, ठीक है सर। क्योंकि सीधी सी बात है, देखो इसको लॉजिक से समझो, ऐसे रटना नहीं है, इसको लॉजिक से समझो। आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाए, ठीक है, यू हाँ, परचेज एनीथिंग ऑफ ₹100, उसके बाद आप उसको कितने में सेल करते हो, या मतलब 100 से ऊपर में सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा। इफ़ यू सेल इट एट मोर देन 100 रुपीज़ तो यू विल गेन समथिंग, हाँ सर। you will earn some profit. And if you sell that item at less than ₹100 so you will lose something.
यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। अब हाउ मच यू लूज और हाउ मच यू गेन दैट विल डिपेंड अपॉन 100 रुपीज। सीपीयू। सीपी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना कि आप क्योंकि आपने 100 रुपीज क्या किया है। आप इस बात को समझो, आपने कोई सामान खरीदा तो 100 रुपीज आपने अपनी जेब से पे किया है। यस सर। 100 रुपीज अपनी जेब से पे किया है ना। तो अब राइट। आपको अगर 120 मिल गया तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया? 20 रुपीज। यस सर। तो वही 20 रुपीज क्या होगा आपका? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालनी है कि आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो वो 20% को आप किसके रेफरेंस में मेजर करोगे? विद रिस्पेक्ट टू 100 सीपी। विद यस रेफरेंस टू सर। सीपी ना, जो आपकी जेब से गया है, जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है, उसी के कंपैरिजन में तो पता लगेगा ना। राइट तो सर। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना ऑलवेज कि वेदर इट इज लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट, गेन इज ऑल्सो वर्ड यूज फॉर प्रॉफिट ओनली, इनका जब भी परसेंटेज दिया हो या कैलकुलेट करना हो, इट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन सीपी। ठीक है, एसपी के बेसिस पर नहीं निकलते। ओके सर। ठीक है, अगर सीपी प्लस प्रॉफिट तो वो एसपी बनेगा, अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब सीपी माइनस लॉस इज एसपी। क्लियर है बात? यस सर। हम्म। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज, ठीक है। कन्फ्यूज होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कंसेप्ट ही ये है एक, बाकी इसमें कुछ है ही क्या। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसपी सीपी। ठीक है ना? हाँ सर। लॉस हो जाएगा तो उसको लॉस लिख लेंगे, है ना। चलिए, अब कुछ स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला नहीं, 3 स्टेप प्रोसीजर। स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चंस। ठीक। स्टेप 1। स्टेप 1, एज्यूम सीपी एज एक्स। हमेशा ये हैबिट बना लो कि सीपी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सीपी ही होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ही कैलकुलेट होना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे पहले एज्यूम सीपी एज एक्स। अगर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में तो भी कोई बात नहीं, वो हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स की वैल्यू। बट स्टार्टिंग ऑलवेज फर्स्ट स्टेप्स टू बी राइट सीपी इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके आगे से ब्रैकेट में चाहे लिख भी लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दिया हो, सीपी की वैल्यू दो ही चीज़ हो सकती है, या तो सीपी की वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी। ठीक है, इन बोथ द सिचुएशन एज्यूम सीपी एज एक्स। क्लियर बात? हाँ सर। अगर ओके दिया सर। हुआ है तो हम उसको फर्दर आगे जाके स्टेप में फिर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बट स्टार्ट विद एक्स, क्योंकि उससे एक स्टैंडर्ड हमारा प्रोसीजर बनेगा जो हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप, यूज द इक्वेशन, यूज द इक्वेशन और वैल्यू given in the question to solve for x. Use the equation or value given in the question to solve for x. Use the equation और वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन टू सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, जैसे हमने एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लिया, अब इसके बाद हमने जो कंडीशन यहाँ पर दी है उसको सॉल्व करके, मतलब उसको यूज़ करके हमने एक्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में है तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भी एक्स की वैल्यू मतलब सीपी को एक्स मान लेंगे, और उसके बाद हम फिर आगे जाके लिख देंगे कि एक्स एक्स इक्वल टू 100, क्योंकि वो गिवन है। क्लियर है बात? यस सर। नेक्स्ट, स्टेप 3, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स taking place in the question,
आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स taking place in the question and apply step 1 on all trades independently. Identify the number of trades taking place in the question and apply step 1 on all trades independently. ठीक है? ओके सर। अब इसका मतलब क्या है ये अभी मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताऊंगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या है और कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। जब क्वेश्चंस में आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? तब समझ में आएगा, अभी समझा के फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन से आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड स्टेप, ठीक है? अब आप एक टेबल बनाइए जिसमें हम एसपी और सीपी डायरेक्टली लिखेंगे विद द यूज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? कि मतलब हमें प्रॉफिट और लॉस अगर दिया है तो हम उसमें सीपी एसपी की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है? वही मतलब वो परसेंटेज का ही यूज़ है। लेट्स से सीपी एंड whether it's a profit or loss and what will be the SP, ठीक है? मैं P और L लिख दूंगा, ठीक है? P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस। प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट 45%, प्रॉफिट 57%, लॉस 10%, लॉस 25% एंड लॉस लेट्स से 58%, ठीक है? वैल्यू ऑफ सी पी इज़ एक्स इन ऑल केसेस। तो हमें अगर ऐसा दिया है, मतलब हमने ये दिया क्या, हमने ये लेट करना है हर क्वेश्चन में कि सी पी इज़ इक्वल टू एक्स। उसके बाद हमें ये चीज़ दी होगी कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है। इफ़ प्रॉफिट तो हाउ मच, इफ़ लॉस तो हाउ मच, ये दिया होगा क्वेश्चन में, है ना? तो इससे हमें डायरेक्ट एस पी की वैल्यू लिखनी है। अब हम वो पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, जो हमने पीछे ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये पूरा नहीं लिखेंगे बार बार। जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो ये पूरा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमें अगर पता है कि ये डेटा है और ये एक्स है, दिस इज एक्स इज सी पी, दिस इज प्रॉफिट, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ एस पी, ठीक है? बात जो आप बोल रहे थे आसमा वही है डायरेक्ट, ठीक है? हाँ चलो सर। बताओ, इफ सी पी इज एक्स, प्रॉफिट इज 20%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी? बताओ। 1.2x। 1.2x। सी पी इज एक्स, प्रॉफिट इज 45%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस पी? 1.45। 1.45x। Profit CP is X, profit is 57%. What is the value of SP? 1.57। 1.57x. CP is X, loss 10%. What is the value of SP? 0.9x। 0.9x. CP X, loss 25%. Value of SP? 0.75। 0.75x. X, CP is X, loss is 58%. What is the value of SP? 0.42x। 0.42x. Any doubt, anyone? किसी को कोई डाउट? Anyone, any doubt? हाँ सर। नो? तो ये बेसिकली अब मतलब क्वेश्चन में आपको ये एज्यूम करना है, ये वैल्यू गिवन है तो डायरेक्टली आप एसपी लिखें, ठीक है? क्लियर है बात? यस सर। चलिए, लेट्स इंट्रोड्यूस वन मोर कंसेप्ट। ये तो बेसिक हो गया है ना, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस। एक और कंसेप्ट जिसके बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, दैट इज डिस्काउंट, ठीक है? अब यहाँ पर डिस्काउंट वैसे हम सभी को बहुत अच्छा लगता है ना? अब डिस्काउंट जो है वो किस प्राइस के ऊपर लगता है, ऑन व्हाट प्राइस डिस्काउंट इज गिवन, किस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट लगता है? मार्केट प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ठीक है? मार्क्ड प्राइस क्या होता है? व्हाट इज मार्क्ड प्राइस?
सर वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग करने का कितना खर्चा होता है ना सर, वो छोड़ के वो मार्केटिंग से अभी एक पेन समझो सर, वो पेन का टोटल अमाउंट ऐसा बोलते हैं ना, ये सेल करने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो मार्क प्राइस कहाँ पर लिखा होता है? प्रोडक्ट पे। हैं? प्रोडक्ट पे। किस पे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में जो प्राइस टैग होता है ना, प्राइस टैग होता है ना हर तरीके के प्रोडक्ट में, होता है ना, उस पर लिखा होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर से कितना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट लगा, ये सब वो तो मतलब अलग बात है, उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, जो लिखा हुआ है, जिसको हमने जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं ना। हाँ सर। एमआरपी लिखी होती है ना, एमआरपी हर चीज़ पर। हाँ सर। तो वही एक तरीके से आप मानो कि दैट इज़ व्हाट मार्केट प्राइस। ठीक है, आप सामान लेने जाते हो, ये मतलब बहुत ज़्यादा होता है, जैसे गारमेंट्स वगैरह या इस तरीके के कपड़े वगैरह लेते हैं अपैरल्स में, उनमें होता है कि 200 रुपये का सामान है। ठीक है, उसको पहले लिख दिया है 1000 रुपये का टैग लगा दिया उसमें। ठीक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 200 की, 1000 का टैग लगा दिया, 50% डिस्काउंट पे बेच दिया। तो क्या हो गया, 200 का सामान 5000 में टैग लगाया, 500 में बेच दिया, तो फ़ायदा भी हुआ, है ना, और यस सर। ख़रीदने वाला भी खुश कि उसको लगता है कि मैं तो 50% का डिस्काउंट मिल गया मुझे, पर उसको नहीं पता उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। ठीक है, यही होता है, यस सर। ऐसी तो होता है सेल में, और क्या होता है यार। हाँ तुम्हें सर। क्या लगता है सेल में जो कंपनियां हैं वो बिना प्रॉफिट के कमा रही हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा, मार्क्ड प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस को हम डिनोट करते हैं एमपी से। ठीक है, मान लो कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का है, मतलब उसका मार्क्ड प्राइस 500 रुपये है, इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी, प्रॉफिट और लॉस दोनों कैलकुलेट होते हैं बेस्ड अपॉन सीपी। ठीक है, सिमिलरली जो ये 20% डिस्काउंट है, डिस्काउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन मार्क प्राइस। ठीक है, यस सर। अब ये डिस्काउंट जो 20% आपको दिया है, तो यानी कि इसका मतलब है दिस इज 20% ऑफ 500। ठीक है, 20% डिस्काउंट मतलब 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो 20% ऑफ मार्क प्राइस आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिकॉज 20% इज 1/5 इंटू 500, तो दिस विल बी 100 रुपीज़। ठीक है, यस सर। 500 रुपीज़ इज द मार्क प्राइस, 100 रुपीज़ इज द डिस्काउंट। तो इनको माइनस करके दैट इज 500 माइनस 100 जो आएगा दैट इज ₹400। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज एसपी। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा ये सेलिंग प्राइस किसका है, कौन सेल कर रहा है? सेलर। सेलर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये सेलिंग प्राइस किसका है, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ सेलर। और अगर हम उसको सामान को खरीद रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या है, कंज्यूमर। मतलब आप जिस नाम से भी कहना चाहें उसको, बट ओके। मैं कहता हूँ उसको परचेजिंग प्राइस। ठीक है, ओके। कंज्यूमर के लिए वो परचेजिंग प्राइस है ना, ओके और सर। सेलर के लिए सेलिंग प्राइस है, क्योंकि हम सेलर थोड़ी हैं, हमने तो खरीदना है ना। क्लियर है ओके। बात? हाँ सर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ सेलर इज इक्वल टू परचेजिंग प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है बात? ओके सर। चलिए इसके भी स्टेप्स लिख लीजिए, स्टेप्स टू सॉल्व डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। डिस्काउंट में भी कंसेप्ट इतना ही है। ठीक है, बाकी और इसमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होते जाएंगे वो क्वेश्चंस में देखेंगे, बट बेसिक तो इतना ही है। स्टेप्स टू सॉल्व डिस्काउंट प्रॉब्लम्स। स्टेप 1, एज्यूम्ड मार्क्ड प्राइस एज एक्स। एज्यूम्ड मार्क्ड प्राइस एज एक्स, मार्क्ड प्राइस को एक्स मान लीजिए। ठीक है, अगर कभी हो सकता है कि आपको
सीपी दिया हो इन क्वेश्चंस में, बे ध्यान रखना मैंने जो पहले स्लाइड में आपको बात बोली है, ठीक है, क्या कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो भी हम देख रहे हैं वो किसके नज़रिए से देख रहे हैं? वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेलर, रिटेलर, ठीक है, और यू कैन से द शॉपकीपर, उसके नज़रिए से देख रहे हैं सारी चीज़ें। क्लियर है? तो सीपी का मतलब क्या होगा कि जितने में वो सामान खरीद रहा है, ठीक है, और मार्क्ड प्राइस का मतलब है, देखो इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अभी तक हमने जो बातें करी उसमें तीन टॉप मतलब तीन प्राइजेज हैं, और इस पूरे चैप्टर्स में या कहीं भी आप उठा के देखोगे इसके क्वेश्चंस किसी भी लेवल पे, तीन ही प्राइस होते हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक मार्क प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब लेट से कि किसी रिटेलर ने, किसी शॉपकीपर ने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा, ही परचेज दैट प्रोडक्ट एट ₹100, तो वो 100 क्या है? क्या है? सर उसका परचेजिंग प्राइस है। कौन सा प्राइस? परचेजिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हाँ सीपी। हाँ सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद वो उस पर 150 रुपीज़ का टैग लगा देता है, तो वो प्राइस क्या है? वो मार्क प्राइस। वो मार्क प्राइस है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो वो डिस्काउंट है ना। अब वो 20% का जो उसने डिस्काउंट दिया, उसके बाद जिस प्राइस पर वो बेचेगा वो प्राइस क्या है? वो एसपी है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जो मैंने डेटा बताया इसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा? सीपी 100, मार्क प्राइस 150, डिस्काउंट 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? बोलो। सो 1 सेकंड, 1, नहीं सर 1 सेकंड सर, कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 150, ठीक है, डिस्काउंट 20%, तो व्हाट विल बी द एसपी? 90। 90, 20% ऑफ किसका निकालेंगे? मार्क प्राइस का। 150 का, हाँ तो 20% ऑफ 150 कितना हुआ? 30। हाँ, तो एसपी कितना हुआ? अरे हाँ सर। क्या कर रहे हो यार? सर 120 में मैंने -30 कर दिया, एक्चुअली मुझे 150 में -30 करना, तो 120 होगा आंसर। 120 कहाँ से आया, पहली बात ये बताओ। 120 में से माइनस करने के लिए 120 आया कहाँ से? 120 ही तो आएगा फाइनली। ना हाँ सर 120 मैंने पहले मार्क प्राइस 120 लिखा था, अच्छा, तो उसके हिसाब से किया। ठीक है, तो 120 एसपी हो गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। 20%, क्योंकि प्रॉफिट हम निकालेंगे किसके बेस पर? सीपी पे। सीपी पर। ये ध्यान रखना, मार्क प्राइस से प्रॉफिट और लॉस का कोई लेना देना नहीं है, हाँ सर, ठीक है। मार्क प्राइस तो बेवकूफ़ बनाने के लिए है कंज्यूमर को, ताकि उसके ऊपर डिस्काउंट देके उसको बेवकूफ़ बनाया जा सके, ठीक है। समझ गए बात? हाँ सर, हाँ, चलिए स्टेप्स लिखिए। तो ये तीन ही प्राइस हैं, और इन तीन प्राइस में यही होता है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट नहीं है। बस वो क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा फिरा के दिया हो सकता है, बट द कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। चलो लिखो। स्टेप 1, एज्यूम्ड मार्क प्राइस एज एक्स। स्टेप 2, डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट परसेंट ऑफ एक्स, क्योंकि डिस्काउंट जितना भी होगा वो कितना होगा? डिस्काउंट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स मतलब मार्क प्राइस। बस ये ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। क्लियर है? स्टेप 3, राइट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस
इसको ध्यान रखना, इसको कभी कभी ये भी बोलते हैं, हाँ मैं बार बार बता रहा हूँ, परचेजिंग प्राइस। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है उससे फ़र्क पड़ता है। चीज़ें सेम है। अगर सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो वो सेलिंग प्राइस है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो परचेजिंग प्राइस है। ठीक है। स्टेप 3 इज राइट एस पी और पी पी इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि एस पी बाई पी पी, एस पी और पी पी विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एक्स। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन। राइट डाउन वन क्वेश्चन। Kamal purchases a school bag marked at rupees 500. Kamal purchases a school bag marked at rupees 500 after getting discount of 30% on marked price. Kamal purchases a school bag marked at rupees 500 after getting discount of 30% on marked price. 30% on marked price. ठीक, full stop. If the seller wants to make, if the seller wants to make a profit of 20%, if the seller wants to make a profit of 20% on the sold product, comma, at what price he should be purchasing the school bag, at what price he should be purchasing the school bag from wholesaler. ठीक है, करिए। सर ये तो पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट मारा है, कितना आ रहा है? 291.6। ठीक, सबका आ गया? एवरीवन? गणेश कुमार आ गया? हाँ सर। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 291.6। 291.67 सर। हाँ ठीक। देखो, मार्क प्राइस को एक्स मानना है, उसके बाद डिस्काउंट कितना है? 30%। 30%। ठीक है, तो यू कैन से 0.3x है ना, 30% ऑफ एक्स मतलब 0.3x, तो यहाँ से एस पी निकल जाएगा। एस पी विल बी इक्वल टू एक्स माइनस दिस, दैट इज 0.7x। क्लियर है बात?
ठीक है ना। सर अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीपी की, लेट्स से द सीपी इज़ वाई। अच्छा यहाँ पर अब एक चीज़ देखो, यह तक हमने करने के बाद हमें पता है कि हमें ये वाली वैल्यू दी है, कितनी दी है 500। 500। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.7 इंटू 500, दिस मीन्स दिस इज 350, 350। ठीक है। अब उधर चले, सीपी अगर लेट से वाई है और प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट परसेंट इज गिवन एज 20%। तो एस पी विल बी इक्वल टू 1 1.2 y। है ना, डायरेक्ट। तो ये भी एस पी है और ये भी एस पी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। 350 इज इक्वल टू 1.2 वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज 350 अपॉन 1.2। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 291.67 ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है। और यही आपको वाई निकालना था, कॉस्ट प्राइस की कितने में वो होलसेलर से खरीदे, तो वही तो वैल्यू है ये। क्लियर है बात। यस सर। जब भी ये डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स दी होंगी तो क्वेश्चंस मोर और लेस ऐसे ही करना होगा कि एक तरफ से आप मार्क प्राइस और डिस्काउंट से लेके सेलिंग प्राइस तक पहुंचो, और दूसरी तरफ से आप सीपी को लेट करके प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी दिया है वहां से सीपी तक पहुंचो, और उसके बाद दोनों, क्योंकि दोनों सीपी हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, तो जो वैल्यू चाहिए होगी वो मिल जाएगी। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, बाय सेलिंग एन आर्टिकल at rupees 600 by selling an article at rupees 600 comma a profit of 25% is made, a profit of 25% is made, full stop, find its cost price, find its cost price। हम्म, बताइए। 480। सबका आ गया। एवरीवन। यस। यस सर। तो यहाँ पर सीपी इज इक्वल टू लेट से एक्स, प्रॉफिट परसेंट इज 25%, प्रॉफिट इज 25%, तो डायरेक्ट एसपी लिख सकते हैं हम, कितना होगा 1.25x, है ना। यस सर। एंड दिस विल बी इक्वल टू 600 रुपीज़, क्योंकि दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू विल बी दिस डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, 1.25 इज 5/4, इसको कट करेंगे 120, 4 टाइम्स 480। ठीक है। सो सेलिंग प्राइस इज 600 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 25%, तो द कॉस्ट प्राइस यू आर गेटिंग इज 480। ठीक है बात। नेक्स्ट लिखिए। अ मैन बाइज अ फैन, a man buys a fan for rupees 1000, a man buys a fan for rupees 1000 and sells it at a loss of, and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the fan? What is the selling price of the fan?
हम्म बताएं। $850. 850 यस सर, 850। है ना, ये तो बड़ा आसान है। CP is given as X, loss is given as 15%, 15 ही है ना, 15%। तो SP will be equal to 0.85x, और x की वैल्यू हमें दी हुई है 1000, तो यहाँ पर रख दो 0.85 इंटू 1000। ठीक है, सो दिस विल बी 850, दिस इज योर SP। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट लिखिए। A shopkeeper sells an article a shopkeeper sells an article at rupees 40, 40. A shopkeeper sells an article at rupees 40, 40 and get X% profit. Get X% profit. Full stop. However, when he sells it, however, when he sells it at rupees 20, at rupees 20, he faces same percentage of loss. He faces same percentage of loss. Full stop. What is the original cost of the article? What is the original cost of the article? हो गया 30. 30 रुपीज। ठीक है, सबका आ गया। यस सर, 30। अब देखो यहाँ पर वो जो दो ट्रेड की बात हो रही थी, यहाँ पर वो दो ट्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में ही इज सेलिंग एट रुपीज 40 एंड सेकेंड ट्रेड में ही इज सेलिंग एट रुपीज 20। ठीक है, तो दो ट्रेड यहाँ पर दिख रहे हैं। ट्रेड का मतलब है कि ट्रांजेक्शन्स, दो तरीके का ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर हो रहा है ना। एक बार वो 30 में 40 में सेल कर रहा है, एक बार 20 में सेल कर रहा है। ठीक है, और दोनों ही केसेस में CP तो सेम ही है। ठीक है, तो लेट्स से द CP इज X। पहले वाले में कितना हो रहा है, प्रॉफिट है ना, X%। अच्छा, X% तो प्रॉफिट है, तो उसको Y लेना पड़ेगा। इसको कुछ और वेरिएबल ले लें क्योंकि X% दिया हुआ है। तो प्रॉफिट इज X%, X% ऑफ दिस। ठीक है, तो योर SP विल बी Y प्लस XY बाई 100। यस सर। यस और नो? यही होगा। हाँ सर।
और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज गिवन एज 40। ठीक है, अगेन सेकंड ट्रेड में CP इज अगेन Y। यहाँ पर सेम परसेंटेज लॉस है, यानी कि लॉस इज X%। तो नाउ SP विल बी इक्वल टू प्रॉफिट माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP माइनस लॉस परसेंट ऑफ CP, दैट इज Y माइनस XY बाई 100, और ये दिया हुआ है 20। क्लियर है बात? आपको निकालनी है वैल्यू किसकी? वाई की। Y की। ठीक है, तो Y को एलिमिनेट ना करें यहाँ से आप XY बाई 100 को एलिमिनेट करें। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से आप अगर यहाँ से चाहें तो XY बाई 100 को उस तरफ ले जाएं तो बन जाएगा Y माइनस 20। ठीक है, इस Y माइनस 20 को उठा के यहाँ रख दें, Y प्लस Y माइनस 20 विल गिव यू 40, 2Y विल गिव यू इक्वल टू 60, तो Y विल गिव यू इक्वल टू 30। ठीक है, यही आपको निकालना था, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि CP Y 30। क्लियर है बात? ठीक है, हाँ सर। अगर आपने ऐसे ही करा सबने, सर मैंने तो वो 2 इक्वेशन लिखी उसको सॉल्व किया। तो एलिमिनेट तो XY बाई 100 ही किया होगा, हाँ सर। क्योंकि Y को एलिमिनेट करोगे तो सॉल्व नहीं होगा फिर ये। नहीं सर, XY को किया। हाँ, क्योंकि Y को सॉल्व करोगे तो XY बच जाएगा, फिर वो एक इक्वेशन से XY कैसे सॉल्व होगा, है ना? हमने भी तो वही करा है, हमने भी तो इक्वेशन लिख के ही करा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन वो है, हमने एलिमिनेट कर दिया उसके बाद। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ। वही काम आपने भी किया होगा, बट ध्यान ये रखना है कि XY बाई 100 को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा, आप Y को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि Y को एलिमिनेट करेंगे तो XY बाई 100 में, मतलब XY में इक्वेशन चलेगी, वो कैसे सॉल्व होगी फिर? ठीक है ना? क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ अ पेन कॉस्ट्स if a pen cost rupees 100 rupees 50, if a pen costs rupees 50 after 10% discount, after 10% discount, comma, then what is the actual price, then what is the actual price or marked price of the pen, what is the actual price or marked price of the pen? सर ये भी पॉइंट में आ रहा है। हम्म 55.5। ठीक है, 55.5. Let's say marked price is X, discount is 10%. Discount is
10% ऑफ दिस, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 0.9x, डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.9, दैट इज 500/9, और यू गेट 55.55। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा एक चीज़ बताओ, वैसे तो खैर मतलब इसमें नहीं है, बट जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज, जो जीएसटी लगता है ना, जीएसटी लगता है, हाँ सर। लेट से कितना, 18% मान लो, चलो ठीक है, लेट से जीएसटी इज़ 100, मतलब 80 रुपी, 18%, और आपको कोई प्रोडक्ट जो मिल रहा है लेट से वो 100 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब यू आर परचेजिंग एनी प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ 100 रुपीज़, और उसमें लिखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो उसमें जीएसटी कितना लगा होगा? जीएसटी परसेंटेज 18%, तो उसमें कितना जीएसटी लगा होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझ में आया? और एक बार बोलो सर। यू परचेज द आइटम एट ₹100, ठीक, ओके सर। you purchased an item at ₹100, it includes 18% GST, तो how much GST is levied on it, कितना GST लगाया उसके ऊपर in terms of rupees, कैसे बताएंगे? ओ, बेस प्राइस कितना है प्रोडक्ट में हो सकता है ना सर? नहीं, आपको जितनी वैल्यूज दी हैं बस यही वैल्यूज हैं, इसी के बेस पे बताना है, कैसे बताएंगे? How will you tell? अच्छा जीएसटी किस प्राइस के ऊपर लगता है, या कोई भी टैक्स किस प्राइस के ऊपर लगता है, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ आइडिया हो इन चीज़ों का तो। आसमा, सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, जो टोटल अमाउंट तो 100 है हमारा, ठीक है, और उस पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग के 100 हो रहा है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 0.18, 100 डिवाइड बाय 0.18, 1.18। 0.18, अरे हाँ, ये बढ़िया है। ये क्या था? नहीं, 100 डिवाइड बाई 0.8 क्या आ रहा है? 100/1.18 तो नहीं नहीं, 100 डिवाइड बाई 0.18 क्या आएगा? सीपी, सीपी आप जरा सी वैल्यू निकालो, किसकी किसकी वैल्यू सर? 100 डिवाइड बाई 0.18 की। मत निकालो, दिख रही है? नहीं। नहीं दिख रही है? 555.55 वाला, 100 डिवाइड बाई पॉइंट, एक मिनट, 100 डिवाइड बाई 0.18 दिख रही है? हाँ हाँ सर, कितनी है? 555, 555। हाँ, तो ये वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ हो इसकी हो सकती है सकती है। ये तो कुछ नहीं लग रहा मुझे। और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। सर क्वेश्चन को और एक बार बोलिए। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कह रहा है आपने 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा है, हाँ, ठीक है, यू हैव परचेज 100 रुपीज़ आ प्रोडक्ट एट 100 रुपीज़, हम्म, मतलब हम इन टर्म्स में बात करें तो सेलिंग प्राइस हाँ सर, है ना, सेलिंग प्राइस ही हुआ, हाँ, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है,
ठीक है। ठीक है, या हम यूं कहें कि आपने सेलर को 100 रुपीज़ दिए, हाँ कोई प्रोडक्ट आपने उसने खरीदा, आपने उसको 100 रुपीज़ दिए, हाँ ठीक है, सर। उसमें 18% का जीएसटी लगा हुआ है, तो वो जीएसटी किसके पास जाएगा? इसकी किसके पास जाएगा? वो रिटेलर के पास। नहीं, रिटेलर के पास नहीं जाएगा ना, वो रिटेलर तो जस्ट एक मीडियम है, टैक्स तो सरकार के पास जाएगा ना, हाँ, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से ये है, मैं क्वेश्चन के वर्ड्स को रिफ्रेम करता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जो आपने 100 रुपीज़ पे किया है उसमें से वो रिटेलर को कितना मिलेगा, रिटेलर का हिस्सा कितना है उसमें से, व्हाट इज़ द रिटेलर शेयर, क्योंकि 18% जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जाएगा ना, वो तो रिटेलर आपसे जस्ट ले रहा है, क्योंकि आप सरकार के पास जाके थोड़ी जमा करेंगे, उसने आपके बिहाफ में ले लिया और वो आपको सामान दे दिया, वो वहाँ जाके उसको जमा कर देगा गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन ये है कि रिटेलर को कितना पैसा मिला उस 100 में से, रिटेलर का शेयर कितना है? 84.75 84.75। क्या करे हो ये बताओ? सर वो बेस प्राइस का फॉर्मूला है ना सर? यार फॉर्मूला ना बताया करो यार, नहीं सर, हम ऐसा मैं लॉजिक से कैलकुलेट बताओ। पहले, और जीएसटी का निकालने के लिए वो बेस प्राइस निकालना पड़ेगा, तो सो ऐसा कैसे मैं निकलेगा वो क्या, बेस प्राइस, वही तो पूछ रहा हूँ। तो फॉर्मूला से P/1 प्लस R/100 ऐसा है सर एक फॉर्मूला, कहाँ पढ़े हो? तो इकोनॉमी है सर। कुछ सिंपल वर्ड्स में बताओ, कुछ सिंपल वर्ड्स में बताओ, बात आपकी ठीक है, बट कुछ सिंपल वर्ड्स में बताओगे तो बढ़िया लगेगा। आसमा, हाँ सर। कुछ बताओ। नहीं सर, नहीं पता। देखो, पहली बात तो यह है कि जिस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, हाँ सर। ठीक है। यस सर। टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू की उस वैल्यू के ऊपर टैक्स लग रहा है। लेट से कोई चीज़ अगर 50 रुपए की है, मतलब उसकी टैक्सेबल वैल्यू अगर 50 है, और इसके ऊपर अगर 18% का जीएसटी लग रहा है, तो वो 50 के ऊपर 18% लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स 18% ऑफ 50, तो 18% ऑफ 50 विल बी इक्वल टू 9 रुपीज़, यस सर। है ना। और अब जो ये सामान बेचा जाएगा वो कितने में बेचा जाएगा? 50 प्लस 9, दैट इज 59, ठीक है। ओके सर। समझे बात? मैंने आपसे कहा कि आपने जो सामान बेचा है वो 100 में बेचा है, ठीक है, दिस इज द सेलिंग प्राइस, और इसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड है। मतलब लेट से द टैक्सेबल इनकम इज एक्स, या टैक्सेबल वैल्यू इज और टैक्सेबल अमाउंट इज एक्स, तो एक्स के ऊपर 18% ऑफ एक्स जोड़ दिया, यस और नो? हाँ सर। एक्स के ऊपर 18% ऑफ एक्स जोड़ के 100 के बराबर कर दिया, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 1.18x, यस और नो? यस सर। एंड दिस इज इक्वल टू 100। तो आपको अगर x निकालना है तो दैट इज 100 अपॉन, यहाँ से जो ये x की वैल्यू आएगी, दिस इज द टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल अमाउंट। ये अमाउंट जो है वो मिलेगा किसको? रिटेलर। रिटेलर को। और बाकी जो ये वैल्यू आएगी मतलब 100 माइनस एक्स करके जो भी वैल्यू आएगी वो होगा टैक्स, ठीक है। और वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। और मैंने बोला 100/0.18। विच इज वेग, हाँ क्योंकि सर। 0.18, 100/0.18 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, करेक्ट करेक्ट सर। उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। समझ गए बात? यस अभी तक सर। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा तो नहीं है टैक्सेशन को लेकर, लेकिन क्या भरोसा है, कोई भरोसा थोड़ी है, क्योंकि इस बार वैसे भी वो आया है अभी, क्या जीएसटी 2.0, याद है? यस सर। तो अच्छा, आपको ये भी याद होगा, हमने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन किया था चेस का, याद है हाँ आसमा? हाँ सर। कौन से टॉपिक में किया था वो? वो एग्जैक्टली पता नहीं सर। पीएनसी के टाइम पे कर रहे थे शायद, होगा सर। शायद। पर वो अच्छा था सर। वो अच्छा इसलिए था, वो मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि लास्ट ईयर चेस बहुत चल रहा था, हाँ सर। जब वो जीता था कौन?
वो कोई आईएएस ऑफिसर। गुकेश, गुकेश, अरे आईएएस ऑफिसर नहीं यार, अरे ये गुकेश, हाँ गुकेश, करेक्ट, यंगेस्ट। है ना, जो वर्ल्ड यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना था। तब तब उसके बाद मुझे लग रहा था कि क्या पता यूपीएससी को कुछ हुआ हो जाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस बार नहीं हाँ करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है। इस बार नहीं करेंगे। वो लास्ट ईयर कर लिया, हम लोगों ने कर लिया। इस बार कोई उसका मुझे लग नहीं रहा है कोई रेलिवेंस। ठीक है सर, फिर स्कोप ही नहीं है तो फिर कर। हाँ, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं आपके कैट वगैरह में आते हैं, ठीक है। वो कैट का ही क्वेश्चन लेके आया था मैं वैसे कहीं से ढूंढ के, बट मुझे हाँ सर। मुझे फ़ायदा लगा नहीं उससे, कुछ कुछ हुआ ही नहीं। चलो, तो ये बात आप समझ गए, ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखिए। अ मैन बाइज अ मैन बाइज टू आर्टिकल्स फॉर रुपीज 6,000 ईच। A man buys two articles for rupees 6,000 each, and and he gains he gains 30% on the first, 30% on the first, and loses 10% on the next. A man buys two articles for rupees 600 each, 6,000 each, 6,000, 6,000 each, and he gains 30% on the 30% on the first and loses 10% on the next. Full stop. Find his total gain or loss. Find his total gain or loss. तो 1200 गेन, कितना? 1200 गेन। 1200। हाँ तो गलत गेन, है सर। गेन परसेंट निकालो। व्हाट इज गेन परसेंट? व्हाट इज द गेन परसेंट? 10%। 10%। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ट्रेड हो रहे हैं, है ना, ट्रेड वन एंड ट्रेड टू। ठीक, पहले वाले में लेट से सी पी इज एक्स, प्रॉफिट इज 30%, तो एस पी विल बी 1.3x। एक्स की वैल्यू हमें दी है 6,000, तो एस पी विल बी इक्वल टू 7800। सेकेंड ट्रेड में लेट से द सी पी इज़ वाई, यहाँ पर लॉस हो रहा है 10% का, दैट इज़ 10% लॉस, सो एस पी विल बी 0.9y। ठीक है, 0.9y, तो दिस विल बी, दिस इज गिवन एज 6,000,
So this will be 5400. So total CP is 6000 plus 6000, that is 12000. ठीक है, और total SP is this 7800 plus 5400. So this will be 0 0 2 1 12 13 13200. ठीक है, तो SP ज़्यादा है CP से, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट विल बी 13200 minus 12000, that will be रुपीज़ 1200. और इसी का अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, दैट विल बी 1200 अपॉन 12000, बिकॉज CP के ऊपर निकलेगा इनटू 100. सो दिस विल गो 10 टाइम्स एंड विल बी 10%. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, a man purchases 6 pens for rupees 5, 6 pens for rupees 5, and sells 5 pens for rupees 6, 5 pens for rupees 6. Full stop. How much is profit or loss percent? How much is profit or loss percent? Hmm. सर आपने सिर्फ प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है? Profit or loss percent. अच्छा, कितना आ रहा है? नहीं सर, अच्छा, प्रॉफिट किया, अभी परसेंटेज कर रही। प्रॉफिट आ रहा है? हाँ हाँ सर, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज भी निकाली. हम्म आ गया? आ गया? हाँ 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 सर। कितना? 44। 44%. हाँ सर। सबका आ गया? गणेश कुमार, हाँ सर, लास्ट. सुशांत, हाँ सर.
आ गया 44% प्रॉफिट। यस सर। ठीक, देखो परचेजेस 6 पेन फॉर ₹5 एंड सेल्स 5 पेन फॉर ₹6, यानी कि एक सीपी ऑफ वन पेन विल बी 6 पेन खरीदी हैं ₹5 की, तो एक पेन का सीपी हो जाएगा 5/6, ठीक है। एंड एसपी ऑफ वन पेन 5 पेन बेची हैं ₹6 की, तो एक का सीपी एसपी हो गया, ठीक है। अब इसमें 5/6 छोटा है और 6/5 बड़ा है, दिस विल बी लेस देन 1, दिस विल बी ग्रेटर देन 1, है ना। तो सिंस एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, तो यहाँ से वी कैन से दैट इट इज अ क्लियर केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है। अब प्रॉफिट पता लग गया है तो कितना प्रॉफिट है ये निकाल लेंगे। प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। एस पी इज 6/5 माइनस 5/6, एलसीएम लेंगे 30, ठीक है। इधर ले जाएंगे 36 माइनस 25, 11/30, और इसके बाद निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, दैट इज 5 इधर 6 इधर इंटू 100, ठीक है। 5 से 5 25, दिस गोज 44%, ठीक है। बात क्लियर है? सर इस समय परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं ना सर, डायरेक्टली परसेंटेज मेथड। कैसे मतलब? इस समय 1/6 इक्वल टू सॉरी 5/6 आता है ना सर, 1/6 इक्वल्स टू 16.66 मल्टीप्लाई इंटू 5, ऐसा करके 1/5 इंटू 20% टू मल्टीप्लाई टू 6 एंड माइनस करके दोनों। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी ना आपकी, हाँ सर आ जाएगा सर। क्योंकि 1/6 से 16.67, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 पॉइंट समथिंग आएगा वो, सर यस सर। और ये तो आपका डायरेक्ट चलो 120 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। जनरली परसेंटेज में लास्ट में ही कन्वर्ट करें तो बेटर है, ठीक है। ओके सर। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो कर लेंगे अब आप, ठीक है। चलिए, one more type of questions. Let's say there is a rice seller. He sells two types of rice, ठीक है, क्वालिटी 1 एंड क्वालिटी 2, दो तरीके के राइस बेचता है। लेट्स से क्वालिटी 1 राइस ही सेल्स एट ₹100 पर kg, एंड ही सेल्स क्वांटिटी 1, लेट्स से 10 kgs, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। And next you can say he sells another quality of rice, let's say as ₹90 per kg, and the quality he sells is let's say 15 kgs, ठीक है। then what he do, he mix both these, इन दोनों को वो मिक्स करता है। तो at what price should he sell by mixing these two quantities so that he doesn't lose or gain anything, ठीक है। अभी इसमें हम लॉस और गेन को नहीं ला रहे हैं, हम पहले ये कह रहे हैं कि उसके पास 10 kg राइस है, इस इतनी क्वांटिटी का, मतलब इस क्वालिटी का, ₹100 पर kg। 15 kg राइस है, ₹90 पर kg का। उन दोनों को वो मिक्स करता है एंड देन ही सेल्स एट सम प्राइस, तो कितने प्राइस पर वो उसको बेचे सो दैट कि ही डजेंट लूज और गेन एनीथिंग, ठीक है। मतलब उसका जो इन क्वालिटीज को बेच के जो इंडिविजुअल एसपी होगा, है ना, वही टोटल एसपी उसका अभी भी होना चाहिए मिक्स करने के बाद। यस और नो? समझ गए बात? हाँ सर। तो टोटल क्वांटिटी वो पहली बात तो कितना बेचेगा, टोटल क्वांटिटी 25 kg। 25 kg है ना, 10 + 15 दैट इज ही विल सेल 25 kgs, ठीक।
अब 25 kg उसको बेचना है, तो यहाँ से जो आपका SP होगा, फर्स्ट क्वालिटी का SP, दैट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10, दैट इज ₹1000, ठीक है। और यहाँ से जो होगा दैट विल बी 90, दैट इज SP2, 100 इंटू 90 इंटू 15, दैट इज 1350, ठीक है। यानी कि अगर उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं करना है तो SP विल बी इक्वल टू SP1 प्लस SP2, क्लियर है बात। तो 1000 प्लस 1350, तो दिस विल बी 2350, टोटल SP तो इतना है। अब उसको अगर इसको पर केजी के हिसाब से बेचना है कि हाउ मच एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट पर केजी, तो पर केजी प्राइस निकलेगा कैसे, 2350 डिवाइड बाय 25। ठीक है। अब जितना भी आएगा ये, ठीक है 94। ठीक है 94 एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, हाँ क्योंकि 6 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है ना। अब इसमें आप एक चीज़ जो है वो यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि पहली बात तो मैंने अभी इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट ऐड नहीं किया है ना। मैंने कहा कि जितना ये इंडिविजुअल बेच के कमाता उतना ही कमाएगा अभी भी, तो एक प्राइस हमने निकाला। अगर इसमें हम कुछ प्रॉफिट का कंसेप्ट ऐड करेंगे तो क्या करेंगे कि हम पहले ये प्राइस निकालेंगे, ठीक है, फिर इसके ऊपर प्रॉफिट लगाएंगे, समझे बात, यस कि सर। उतना परसेंट प्रॉफिट पर अगर वो बेचना चाहता है तो फिर वहाँ से हमारा CP निकले, SP निकलेगा आफ्टर प्रॉफिट, और फिर उसको डिवाइड करेंगे बाय टोटल क्वांटिटी, तब उसे पता लगेगा कि हाउ मच एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल पर केजी, ठीक है। यस दूसरी सर। बात एक बार बोलिए है, इसको, और एक बार बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमने प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट नहीं लिया ना। अगर हाँ मैं कह सर। रहा हूँ कि इसी सेम कंडीशन में उसको लेट से ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही, हाँ सर। इसके ऊपर 10% और ऐड करेंगे। सर ये SP है ना, SP पे करेंगे। हाँ हाँ SP पे ही करेंगे। SP पे प्रॉफिट करेंगे। देखो एक तरीके से इस वाले में आपको ये समझना है, क्या समझना है सर आप जो बोले। मतलब इस वाले में आप ये समझो कि ये उसका, आप क्या बोल सकते हो, कॉस्ट प्राइस मान लो इसको फिर, ठीक है। ठीक है सर। मतलब ही वांट्स टू सेल, मतलब उसके पास इस क्वालिटी का राइस है। अब देखो यहाँ पर जो हमने अभी करा इसके अकॉर्डिंग तो SP और CP बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो है नहीं, हाँ वो तो ठीक है है। सर। अगर आपको फाइनल SP निकालना है तो आप ये मान के चलो कि ये आपका कॉस्ट प्राइस है, हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, हाँ सर। उसके ऊपर 10% जोड़ दो, हाँ सर। फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कर दो, हाँ सर। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ओके सर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और देखो कि 90 और 100 दो वैल्यूज़ हैं, ठीक यस है। सर। इसका 10 kg है, इसका 15 kg है, हाँ सर। ठीक। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे दैट इज जो 25 kg आपका टोटल बना है, ये इस 25 में कौन सी क्वालिटी का राइस ज़्यादा है, ये 90 रुपीज़ वाला। 90 रुपीज़ वाला राइस ज़्यादा है, वो 15 kg है, ये 10 kg है, ठीक है कि नहीं। हाँ सर। हम्म, इसीलिए है। आप ये देखो कि जो ये प्राइस आया है ये 94 के नज़दीक है कंपेयर टू 100, यस और नो। हाँ सर। अगर ये प्राइस, अगर ये क्वांटिटी बराबर होती, लेट से 10 kg दिस 10 kg दिस, और उसके बाद आप ये सेम प्रोसीजर करते तो ये वैल्यू कितनी आती, 95। 95, ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आती। और अगर ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ये प्राइस फिर 95 से ज़्यादा होती, 95 या 100 के बीच में, ओके सर। समझ रहे हो बात। यस सर।
ये चीज़ बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट कि कभी ऑप्शन कुछ ऐसे दिखें तो आप हो सकता है कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेट इससे कर पाएँ। ठीक है बात। ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए बस आज के लिए, सेम कंसेप्ट पर बेस, 3 चीज़ों को बनाते हैं। इसको ऐसे ही लिखिए जैसे मैं बना रहा हूँ, वैसे ही बनाइए। अब शुगर से काम, राइस को छोड़ते हैं साइड में, ठीक है। देर आर 3 क्वालिटीज ऑफ शुगर, कंसेप्ट सेम यूज होगा, ठीक है, 3 में भी। एक शुगर है जिसका प्राइस है ₹35 पर केजी, ₹35 पर केजी, क्वांटिटी इज 20 केजी, ठीक। सेकंड प्राइस इज ₹10 पर केजी एंड क्वांटिटी इज 30 केजी, ठीक। एंड देयर इज अ प्राइस 3 ऑफ 50 रुपीज़ 50 पर केजी एंड क्वांटिटी इज 10 केजी, ठीक है। इतना पहले लिख लीजिए। लिख लिया। यस सर। अब देखिए, एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस पर केजी, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द फाइनल मिक्सचर, शुड ही सेल द फाइनल मिक्सचर if he wants to earn, if he wants to earn 10% profit. At what price should he, at what price per kg should he sell the final mixture if he wants to earn a profit of 10%? करिए। हम्म, आंसर 27.5 सर। 27.5, ठीक है, सर। आ गया हाँ सर। 27.5, ठीक है। देखो, इस वाले की अगर हम बात करें, मतलब अब इसको आप चलो कंफ्यूज कर रहे हो तो आप CP लिख लो, ठीक है। CP1 विल बी इक्वल टू 700, 2 will be equal to 300 and 3 equal to 500, ठीक है। टोटल CP निकाल लो 1500, प्रॉफिट 10%, तो SP 1.1 इंटू 1500, दैट मीन्स 1650, और टोटल क्वांटिटी इज 20
प्लस 30 प्लस 10 दैट इज 60 kgs. तो प्राइस पर kg will be 1650 upon 60. So this will be 27.5 rupees per kg. ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं. ठीक है, आपका अभी इसमें एक कंसेप्ट और बचा हुआ है, दैट इज़ ऑफ चीटिंग वाला जो होता है कंसेप्ट. ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, बस वही बचा है. उसके बाद क्वेश्चंस. ठीक है, तो कल फिर हम लोग नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, है ना? ओके सर. और मंडे को ये टॉपिक हमारा मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा कंप्लीट. क्लियर है? हाँ Yes, सर. मीनवाइल मैं उसकी शीट अपलोड कर दूंगा रेशियो प्रोपोर्शन की. फिर वो देखते हैं मंडे को करें या फिर हो सकता है कि दोनों को साथ करें, लेकिन कर दूंगा मैं अपलोड, तो आप लोग कर लेना वीकेंड में. ठीक है सर. ठीक है ना? चलिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे मंडे को. अराउंड 14-15 क्वेश्चंस हैं. चलिए, बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू सर.